नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रश्नों की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक श्री रोहित कुमार के साथ आप आईएएस की तैयारी की अपनी योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो यह 10 अप्रैल को शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो रजिस्टर के लिए इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहां से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और यह निःशुल्क पंजीकरण है। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में पारित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है और केंद्र सूची में केंद्र का और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का। तो यहां पर चर्चा की जा रही है कि जल राज्य का विषय है, तो निश्चित रूप से यह सत्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे। यह भी कथन एकदम सत्य है। निर्दिष्ट बांधों के मालिकों को प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई मुहैया कराना आवश्यक है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर डी होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, केंद्र ने अस्थायी अधिकारियों के साथ बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया। तो केंद्रीय जल मंत्रालय ने अधिकारियों की एक अस्थायी संरचना के साथ राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है और अधिनियम में प्रावधान है कि एनडीएसए एक राज्य में स्थित बांध के लिए राज्य सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाएगा और दूसरे द्वारा उपयोग किया जाएगा, जैसे कि मुल्ला पेरियार बांध के मामले में होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लागू हो गया है और इसके प्रावधान 126 वर्ष पुराने मुल्ला पेरियार बांध से जुड़े विषय में गतिरोध दूर करने के रास्ते हो सकते हैं। तो इस विधेयक में 2 राष्ट्रीय निकाय हैं, वे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और दूसरा है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। तो बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति नीतियां तैयार करेगी और बांध सुरक्षा से संबंधित नियमों की सिफारिश करेगी। तो बांध सुरक्षा विधेयक क्या है? इस विधेयक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान बांध सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाने में मदद करने का प्रस्ताव है और इसमें 15 मीटर से अधिक ऊंचाई या 10 से 15 मीटर की ऊंचाई वाले बांध, विशिष्ट डिजाइन स्ट्रक्चर वाले बांध भी शामिल होते हैं। और संवैधानिकता की अगर हम बात करें तो राज्य सूची, जहां सर आप देख सकते हैं राज्य सूची, राज्य सिंचाई, जलापूर्ति, नहरों, तटबंधों, जल निकासी, जल शक्ति, जल भंडारण पर कानून बनाने के पात्र हैं। इसी तरह से संघ सूची में प्रविष्टि 56 के अनुसार संसद को नदी घाटियों, अंतर्राज्यीय नदियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति है। इसी तरह से अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य कानून की आवश्यकता वाले प्रस्ताव पारित करते हैं। तो इस मामले में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पारित कर बांध सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग भी की है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है आईपीसीसी रिपोर्ट, तो आईपीसीसी रिपोर्ट आ गई, इस पर ढेर सारा आप लोगों को पता भी होगा। इससे संबंधित कथन है पूर्व औद्योगिक काल के बाद वैश्विक औसत तापमान पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है 2019 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2010 के स्तर से लगभग 12% अधिक था। यह भी कथन एकदम सत्य है। और तीसरा है वैज्ञानिक रूप से तापमान 1.5 डिग्री की सीमा तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस सीमा तक प्रकृति में परिवर्तन प्रतिवर्ती होगा। तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, अतः आंसर केवल ए होगा। तो इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है,
दिया है अनपैकिंग क्लाइमेट रिपोर्ट, द रोड अहेड इफ द वर्ल्ड मिसेस द 1.5 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन टारगेट। यानी आगे की राह अगर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस कमी लक्ष्य से अगर चूक जाती है, अनपैकिंग क्लाइमेट रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक संगठन का यही कहना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के पास अभी तक का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन सभी क्षेत्रों और देशों में कठोर और तेज कटौती की आवश्यकता होगी ताकि तापमान को सुरक्षित स्तर पर रखा जा सके। तो इस तरह से आईपीसीसी की रिपोर्ट, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 में इस तरह के अंतिम आकलन के बाद वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करने के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन कार्रवाई करने की आवश्यकता भी कहीं अधिक जरूरी हो गई है। अब बढ़ते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, वे हैं जो ध्वनि की गति से उड़ान भरती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है हाइपरसोनिक मिसाइल की, यानी इसकी गति कितनी होती है, किस गति से यह उड़ान भरती है। तो इसका जो 5 मैक या उससे अधिक गति होती है, स्पीड से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो कि हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह उड़ सकती हैं। इसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र के ऊपर कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत यही है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो। यानी यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। तो इससे संबंधित खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे हाल ही में गठित सुरक्षा गठबंधन ऑकस के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे, क्योंकि तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर जारी चिंताओं के बीच यह घोषणा की है। तो अमेरिका व रूस, चीन सभी का ध्यान ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर है कि इसको विकसित किया जा सके। तो इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑकस की प्रगति पर विचार करने के बाद इस योजना की घोषणा की है। अब बढ़ते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। यह कथन एकदम सत्य है। ईसीजीसी की स्थापना वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा गैर भुगतान जोखिम के खिलाफ निर्यातकों को ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भी कथन एकदम सत्य है। ईसीजीसी खराब कर्ज की वसूली में निर्यातकों की मदद भी करता है। तो यह भी कथन सत्य आता है, आंसर डी होगा। तो इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही रूस के बाद अब श्रीलंका पर भी ईसीजीसी ने यहां पर देख सकते हैं, चूंकि श्रीलंका वित्तीय संकट से गुजर रहा है तो प्रतिबंधित कवर श्रेणी 1 में डाल दिया है, जबकि श्रीलंका की वर्तमान देश की जो रेटिंग C1 मध्यम से उच्च जोखिम के रूप में अपरिवर्तित बनी हुई है। तो इसकी जो कवर श्रेणी है उसको ओपन कवर से प्रतिबंधित कवर श्रेणी में बदल दिया गया है। तो इस तरह से भारत का 2021 में श्रीलंका के साथ $3.8 बिलियन का व्यापार अधिशेष था। एक्सिम बैंक ने हाल ही में देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए श्रीलंका के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम है क्या? तो यह भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र कंपनी है जिसका संपूर्ण स्वामित्व किसके हाथों में है? भारत सरकार के। और इस निगम का प्रशासनिक नियंत्रण वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार विभाग का है और निगम का प्रबंध एक संचालक मंडल द्वारा होता है। इसमें एक अध्यक्ष, प्रबंध संचालक और कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 13 अन्य संचालक हो सकते हैं और संचालकों की नियुक्ति वाणिज्य मंत्रालय की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वे सरकार, उद्योग धंधों, व्यापार, बीमा तथा बैंकिंग व्यवसाय के प्रतिनिधि होते हैं। और दोस्तों, निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।
यह भी ध्यान रखेंगे। और इस प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय तथा 22 शाखा कार्यालय देश के बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए गए हैं। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के कार्य क्या हैं? तो इस निगम द्वारा ऐसी निर्यात साख बीमा प्रदान की जाती है जो वाणिज्यिक बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो इसके कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। निर्यात साख बीमा प्रदान करना, ताकि निर्यात से निसंकोच विदेशों का माल निर्यात करके निर्यात को बढ़ाने में योगदान देते हैं। दूसरा है बैंक गारंटी प्रदान करना, ताकि बैंक निर्यातकों को साख उपलब्ध कराया जा सके। तीसरा है निर्यात संवर्धन के वे सभी कार्य करना जो समय समय पर सरकार द्वारा उसे निर्यात वृद्धि की दृष्टि से बताए जाते हैं। तो इस तरह से निगम का संचालन ना लाभ ना हानि के व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। अब चर्चा करते हैं 2020 के आए हुए प्रश्न की। तो यह प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, क्या यह कथन सत्य है? तो यह नहीं सही है। पाणिनि जो कि एक संस्कृत व्याकरणविद थे, इन्होंने ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। उन्हें संस्कृत भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उनके प्रमुख कार्यों में अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ शामिल है। तो दोस्तों, पाणिनि का जन्म सिंधु नदी पर सालतुला में हुआ था, जो कि वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक मौर्यकालीन राजा हैं, जबकि पाणिनि का जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है। तो विशेषज्ञ यही कहते हैं कि 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी में पाणिनि की तारीखें देते हैं, जो सभी मौर्य काल से पहले की हैं। तो इस तरह से यह पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित था। तो अमर सिंह वह प्राचीन भारत के एक संस्कृत व्याकरणविद और कवि थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उन 9 रत्नों में से एक थे जो विक्रमादित्य के सिंहासन को सुशोभित करते थे। तो उनका अधिकांश कार्य अमरकोश के अपवाद के साथ नष्ट हो गया था। तो अमरकोश संस्कृत की जड़ों की एक शब्दावली है, जिसे 3 पुस्तकों में शामिल किया गया है, और इसलिए कभी कभी इसे त्रिकंडा या त्रिपक्षी भी कहा जाता है। तो हर्षवर्धन गुप्त के बाद के राजा हैं और अमर सिंह गुप्त काल के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह भी कथन गलत हो जाता है। तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो कालिदास इन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटक लिखने वाला और नाटककार माना जाता है। तो मालविका, अग्निमित्र और उर्वशी और शकुंतला जैसे प्रसिद्ध नाटक इनके हैं। तो पारंपरिक विद्या के अनुसार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। हालांकि इनके जीवन की घटनाओं की तारीखें भी अभी विवादित हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तीसरा कथन सत्य था, आंसर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हमने दिए हैं, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं लिंगराज मंदिर के लिए उड़ीसा की योजना। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। केंद्र ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए उड़ीसा की योजनाओं का विरोध क्यों किया है? तो यह भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर और उससे जुड़े मंदिरों का एक विशेष कानून के तहत लाने का उसका अध्यादेश राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से बाहर है। तो यानी केंद्र सरकार का यही कहना है कि यह विधायी क्षमता से बाहर है और इस तरह से इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है। तो इसने यह अध्यादेश प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत निर्धारित नियमों के यह विपरीत है। तो दोस्तों, यह अध्यादेश क्या था? तो उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में यह सबसे बड़ा लिंगराज मंदिर है। तो 2019 में उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में मंदिर और उसके परिधीय क्षेत्र के विकास योजनाओं की घोषणा की थी, और इस तरह से भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध 8 देवालयों को एक अलग कानून के तहत लाने के लिए 2020 में दिसंबर 2020 में यह अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। तो इस तरह से केंद्र इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है। तो उड़ीसा के राज्यपाल कार्यालय को लिखे पत्र में मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही आधुनिक संरचनाओं का निर्माण करके लिंगराज मंदिर के आसपास AMASR अधिनियम का उल्लंघन कर चुकी है। इस तरह से विवाद के कुछ बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हुए मंत्रालय ने यह बताया कि उड़ीसा अध्यादेश के खंड 15(2) में मंदिरों के अंदर या बाहर वस्तुओं की बिक्री के लिए खुदरा दुकानों का प्रावधान है, लेकिन AMASR
2008 अधिनियम के अनुसार किसी स्मारक का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जो इसके चरित्र के अनुरूप ना हो। इसी तरह से उड़ीसा अध्यादेश खंड 17(3) के अनुसार प्रबंध समिति लिंगराज मंदिर से जुड़ी चल या अचल संपत्ति के पट्टे या बिक्री की देखरेख करेगी। लेकिन मंत्रालय ने तर्क दिया है कि चल संपत्ति में पुरातात्विक या कलात्मक वस्तु शामिल हो सकती हैं और उस स्थिति में यह AMASR अधिनियम 1958 के विरोध में होगी। इस तरह से इन बिंदुओं के आधार पर केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश का विरोध किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।